हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। मृत्युंजय के अचानक आ जाने पर शोभित थोड़ा हैरान होते हुए बोला, नहीं भाई। ये सुन मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी कर अदिति की तरफ इशारा। ये रो क्यों रही है? शोभित मृत्युंजय की आंखों को देखकर थोड़ी घबराहट में अदिति से बोला, अदिति समझाओ यार, वरना भाई मुझे मारेगा। अदिति शोभित की बात सुनकर मृत्युंजय की तरफ देखते वो दीदी का कॉल आया था। वो कह रहे थे कि क्या मैं उनके फादर से मिलने जाऊंगी, तो मैंने मना कर दिया। जिसे सुनकर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए, ठीक है, तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? नहीं जाना है तो मत जाओ। अदिति मृत्युंजय की बात सुनकर अपना सिर हिला देती है। तो मृत्युंजय शोभित की तरफ देखते हुए कहते हैं, खरे खरे मुंह क्या देख रहे हो, लेकर जाओ इसे हल्दी खेलो। शोभित मृत्युंजय की बात सुनकर जल्दी से अपना सिर हिला देता है और अदिति को लेकर बाकी लोगों के बीच चला जाता है। मृत्युंजय सब लोगों की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। जब महक उसके पास आकर कहती है, अकेले खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? महक की बात सुनकर मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम तो डांस करने गई थी ना, तो अचानक यहाँ कैसे आ गए? महक मृत्युंजय के सवाल पर अपना सिर हिलाते हुए, मुझे कुछ काम था। जिसे सुनकर मृत्युंजय कंफ्यूजन भरी आंखों से महक की तरफ देखने लगा। जब महक अपने हाथ आगे बढ़ाकर मृत्युंजय के गाल पर हल्दी लगा देती है। अचानक महक ऐसा करने पर मृत्युंजय हैरान होती है, अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है और आंखें खोलकर घूरकर महक को एक तरफ देखता है। महक मृत्युंजय के घूरते हुई आंखों को इग्नोर करते हुए मुस्कुरा कर बोली, घूरना बंद कीजिए, आप कितने सुंदर लग रहे हो। मृत्युंजय महक के बात पर कुछ कहता उससे पहले कशिश वहां आकर महक के गाल में हल्दी लगाने लगा। जिसे देख मृत्युंजय एकदम से कशिश को महक से दूर करते हुए बोला, मेरी है। ये सुनकर कशिश छोटा सा मुंह बनाकर महक की तरफ देखते हुए बोला, ये लड़का हमेशा से ऐसा ही है, जब तुम्हारी बात आती है ना हर बार वही कहता है मेरी है। मैं कशिश की बात सुनकर कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप लोग मुझे भी जो भी बताते हो मुझे याद क्यों नहीं होता? जिसे सुनकर मृत्युंजय महक की तरफ देखते हुए बोला, क्योंकि तुम भोंदू हो। मृत्युंजय की बात पर महक उसे घूरते हुए बोली, आपके कहने का क्या मतलब है? मृत्युंजय महक की बात पर अपना सिर नहीं में हिला देता है और बाकी लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जाकर हल्दी खेलो। जिसे सुनकर महक मृत्युंजय को घूरते हुए बोली, आपको तो देख लूंगी मैं। इतना कहकर महक बाकी लोगों की तरफ चली जाती। उसे जाता हुआ देखने के बाद मृत्युंजय हल्का सा मुस्कुरा देता है। जिसे देखकर कशिश कहता है, बचपन की होली याद आ गई क्या? मृत्युंजय कशिश की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए, तुझे कैसे पता? कशिश मृत्युंजय के सवाल पर मुस्कुराते हुए बोला, दोस्त होते रह, तेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर समझ जाता हूँ। जिसे मैं सुनकर मृत्युंजय मुंह बना लेता है और कशिश सब लोगों के साथ हल्दी खेलने चला जाता है। मृत्युंजय वहाँ पर सॉन्ग में नाच रही महक को देखते हुए मुस्कुराने लगता है और उसकी नज़र दीपांजलि, शिवांश और वैदिक पर चली जाती है। जिन्हें देखते हुए वो पुरानी यादों में चला जाता है, जहाँ पर होली का समय था और महक चुपचाप बाल्टी में ढेर सारे गुब्बारे भर कर खड़ी हुई थी। मृत्युंजय, अमृत और कशिश अपने साथ शोभित को भी लेकर वहां आ चुके थे, जो कि सिर्फ 8 साल का था। नीरू ने महक के बालों को बन बनाया था और उसने सफ़ेद रंग का फ्रॉक पहना था और पैरों में चप्पल, जिसमें महक हमेशा की तरह क्यूट लग रही थी। मृत्युंजय और बाकी सब लोगों के ने सफ़ेद रंग का कुर्ता पैजामा पहना था। जब कशिश अपने हाथों में ढेर सारा रंग लेकर महक की तरफ भागते हुए बोला, महक। जिसे देखकर मृत्युंजय एकदम से कशिश को पकड़कर उसे महक से दूर करते हुए बोला, मेरी है। महक, जो कि घबराई हुई थी और खड़ी हुई थी, मृत्युंजय को सामने देखकर राहत की सांस लेती है। वहीं कशिश मुंह बनाते हुए मृत्युंजय की तरफ देखकर बोला, घर की बड़ी वाली होली को छोड़कर हम यहाँ आए हैं और तुम रंग लगाने भी नहीं देते। शोभित कशिश की बात सुनकर बोला, क्योंकि ब्रो लगाएगा। ये सुनकर कशिश शोभित को घूर कर बोला, ब्रो के चमचे चुप रहा। मैं क्यों चुप रहूं, तुम चुप रहो। शोभित ने कशिश को घूर कर कहा। जिस पर कशिश अपने हाथ में पकड़ा सारा रंग शोभित के सिर पर डालते हुए बोला, अब तो चुप रहा। ये देखकर शोभित वहां पर गिरा कीचड़ उठाकर कशिश पर फेंकते हुए बोला, अब तुम भी चुप रहो। मृत्युंजय उन दोनों को बारी बारी घूरने के बाद बीच में आते हुए, चुप रहो, झगड़ा क्यों हो रहे हो तुम लोग? कशिश मृत्युंजय की बात सुनकर शोभित की तरफ इशारा करते हुए बोला, तेरा नकचढ़ा भाई हमेशा परेशान करता है। कशिश की बात सुन शोभित अपने हाथ में पकड़ा रंग उसके मुंह पर फेंकते हुए बोला, तू नकचढ़ा, तेरा पूरा खानदान नकचढ़ा। जिसे सुनकर मृत्युंजय शोभित की आंखें दिखाते हुए बोला,
शोभित मृत्युंजय की आंखों को दिखाने पर कशिश की तरफ इशारा करके बोला, आपका फ्रेंड मुझे बदतमीजी कर रहा है, मैंने गलती की तो मुझे मारो। उन लोगों के झगड़े को सुनते हुए महक बीच में आते हुए धीमी आवाज़ में बोली, झगड़ा मत करो। महक की बात पर शोभित टकटकी लगाकर उसे देखने लगा, फिर अचानक हंसने लगा। उसे हंसता हुआ देखकर सब उसे कन्फ्यूजन में देखने लगे और महक भी कन्फ्यूज होकर बोली, मैं गंदी दिख रही हूँ क्या? तुम हंस क्यों रहे हो? शोभित महक की बात सुनकर अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए, हाँ हाँ हाँ, तुम तोतली हो। शोभित की बात पर महक छोटा सा मुंह बनाकर बोली, मैं छोली हूँ इसलिए निकलता है नहीं मुंह से। मृत्युंजय महक की बात पर उसके सर को थपथपाते हुए बोला, कोई बात नहीं, हमें समझ आती है तुम्हारी बात, पता है कि तुम तोतली हो। महक मृत्युंजय की बात पर आंखें छोटी करते हुए बोली, मैं तोतली नहीं हूँ, कांची आंखों वाली। मृत्युंजय महक की छोटी आंखों को देखकर मुस्कुरा देता है। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर महक मुंह बनाते हुए कशिश से कहते, पागल हो गया है ये। कशिश महक की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, सही कहा, पागल हो गया है, चलो हम लोग होली खेलते हैं। अमृत महक की बाल्टी से बैलून निकालते हुए बोला, मैं बैलून ले लूँ? निकाल तो लिया, अब क्या सील पर मारने के बाद पूछोगे? महक ने अमृत को देखते हुए कहा, जिसे सुनकर अमृत अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, हमारे घर में वाटर बैग में पानी भर गया है और बहुत सारे पिचकारी के साथ कलर रखे गए हैं, जिन्हें छोड़कर हम यहाँ इस पागल के साथ आए हैं तुम्हारे साथ होली खेलने। अमृत की बात सुनकर मृत्युंजय उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोला, तुमसे नहीं कहा था मैंने, तुमने ही कहा था कि तुम्हें आना है यहाँ पर। शोभित मृत्युंजय की बात सुनकर बोला, मैं तो आपके साथ आया हूँ ब्रो। कशिश शोभित की बात सुनकर बोला, तेरे पिद्दी भाइयों को लेकर आ जाता है। महक कशिश की बात सुनकर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, कांची आंखों वाले तुम्हारे और भाई हैं? मृत्युंजय महक के बात पर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, मेरा नाम मृत्युंजय सारंग है और सब मुझे यही कहते हैं, तुम भी वही कहो। मृत्युंजय की डार्क आवाज़ को सुनकर महक थोड़ी सी घबराने के बाद मुंह बनाते हुए बोली, कितना बड़ा नाम है, मैं नहीं बोल पाऊंगी, कंची आंखों वाले। अमृत महक की बात सुनकर बोला, हम उसे जय कहते हैं, तुम भी जय कह लो। महक अमृत की बात सुनकर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, जय नहीं, कंची आंखों वाला अच्छा है। मृत्युंजय महक की बात बोला, हाँ क्यों नहीं, कुछ दिन बाद बिलौटा भी कहना। महक मृत्युंजय की बात पर अपना सर नहीं में हिलाते हुए, नहीं, मैं बिल्लू कहूँगी। जिसे सुनकर मृत्युंजय की आंखें छोटी हो गई। जब वहाँ पर 2.5 साल का सुधांशु दौड़ते हुए आ जाता है, उसकी वो क्यूट सी आंखें, छोटे छोटे हाथ पैर बड़े प्यारे लग रहे थे। सुधांशु दौड़ते हुए आने के कारण संभाल नहीं पाता और सीधा मृत्युंजय के पैर से टकरा कर गिर जाता है, जिसे देखकर शोभित हंसते हुए कहता है, हाँ 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 हाँ, दौड़ता हुआ आया लड़का ब्रो के पैर से टकरा कर गिरा। छपाक। शोभित के हंसने की आवाज़ सुनकर सुधांशु चिल्ला कर रोना शुरू कर देता है। उसे रोता हुआ देख महक जल्दी से उसे चुप कराते हुए, सिद्धू चुप हो जा। मृत्युंजय महक को सुधांशु के साथ देखकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए वो चुप हो जाएगा। महक मृत्युंजय के हाथ को अपने हाथ से हटाते हुए, मेरा भाई है वो, छोड़ो मुझे। इतना कहकर महक मृत्युंजय के हाथ को झटक देती है और सुधांशु के पास आकर उसके चेहरे को साफ करते हुए कहती है, चुप हो जा। सुधांशु महक की बात सुनकर नम आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, दीदी। महक सुधांशु की बात पर बोली, तुझे यहाँ आने के लिए किसने कहा, जा घर के अंदर। मृत्युंजय ये देखते हुए अमृत की तरफ देख कर बोला, चलो हम घर चलते हैं। जिसे सुनकर कशिश थोड़ा हैरान होकर बोला, लेकिन हम लोगों ने तो होली खेली ही नहीं। मृत्युंजय कशिश की बात पर थोड़े गुस्से भरी आंखों से महक को देखने के बाद वहां से बिना कोई बात करे चला जाता है। ये देखकर अमृत महक से कहता है, बाय महक। महक अमृत की बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है बाय, मेरा भाई लो रहा है। अमृत अपना सिर हिला देता है और सब लोग मृत्युंजय के पीछे चले जाते हैं। तो उन लोगों ने कुछ दूरी पर अपना बाइसिकल स्टैंड करके रखा था। मृत्युंजय गुस्से से अपनी बाइसिकल मोड़कर सीधा सारंग बिल्ला की तरफ चला जाता और अमृत शोभित को बैठा कर उसके पीछे निकल जाता है और कशिश उन दोनों के साथ निकल जाता है। मृत्युंजय एकदम से इन सब यादों से बाहर आता है जब उसे शिवांश की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उसी के सामने खड़ा हुआ था। शिवांश को देखकर मृत्युंजय आंखें चढ़ाते हुए बोला, हाँ क्या हुआ? शिवांश मृत्युंजय के सवाल को सुनकर सब लोगों की तरफ इशारा करते हुए बोला, सभी हल्दी खेल रहे हैं, आपको भी बुला रहे हैं, चलिए। मृत्युंजय शिवांश के बाद सुनकर अपना सिर हिला देता है और सब लोगों के बीच चला आता है। एकांश को निर्जला पकड़ कर बैठी हुई थी। सिटी हॉस्पिटल में धैर्य सुधांशु से आज मिलने
के लिए आया था। हालांकि सुधांशु को उसका आना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वह चुपचाप बैठा हुआ था। जब वहाँ पर ध्रुवी आ जाती है और धैर्य को देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है। ध्रुवी को देख धैर्य थोड़ा नर्वस होने के बाद बोला, ध्रुवी धैर्य की बात को बीच में काट कर बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ध्रुवी की आवाज़ में एक खटास को महसूस करके धैर्य बोला, मैं सुधांशु से मिलने आए थे या फिर देखने आए थे कि वो ठीक से मरा या फिर जिंदा है? ध्रुवी ने बड़ी सी रूड आवाज़ में कहा, जिसे सुनकर धैर्य ध्रुवी की तरफ देखते हुए शर्मिंदगी में बोला, मुझसे इतनी नफरत मत करो। ध्रुवी धैर्य की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, अगर आपने कुछ अच्छे काम किए होते तो नहीं करती आपसे नफरत, लेकिन आपने मेरी पूरी ज़िंदगी, मेरी माँ छीन ली मुझसे और मेरा हस्बैंड भी छीनने की कोशिश की। इतना कुछ करने के बाद भी आपको लगता है कि मैं आपको माफ़ कर दूँगी, तो आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। कानून की निगाहों से बिना सबूत के आप बच सकते हो, लेकिन मैं अपने कभी माफ़ नहीं कर सकती करूँगी। चले जाइए आप यहाँ से और दोबारा कभी मेरे हस्बैंड से मिलने मत आना। ध्रुवी के गुस्से भरी आवाज़ को सुनकर धैर्य हताश भरी आंखों से सुधांशु की तरफ देखते हुए बोला, सुधांशु धैर्य की बात को बीच में काटते हुए, मेरे साथ जो भी किया उसके लिए माफ़ कर दिया था मैंने, लेकिन जो आपके ध्रुवी की माँ के साथ किया इसके लिए मैं माफ़ नहीं कर सकता। इसके लिए प्लीज़ दोबारा आप मुझसे मिलने मत आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ को कोई दिक्कत हो। धैर्य ध्रुवी और सुधांशु दोनों की तरफ से धुतकार दिए जाने के बाद बिना उनसे और कुछ बात करे चुपचाप वार्ड से बाहर चला जाता है। धैर्य के बाहर जाते ही ध्रुवी की आंखों से आंसू बहने लगता है, जिन्हें देखते हुए सुधांशु ध्रुवी से कहता है, रोना बंद करो। ध्रुवी सुधांशु की बात सुनकर एक दर्द भरी आवाज़ में सुधांशु से बोली, कैसे लोग इतने गुनाह करने के बाद अपना चेहरा लेकर आ जाते हैं माफ़ी मांगने। सुधांशु ध्रुवी की बात पर उसे अपने हाथ से इशारा से अपने पास बुलाता है, तो ध्रुवी उसके सामने अपने आंसू साफ करते हुए चली जाती है, जिस पर सुधांशु ध्रुवी के नाक को खींचते हुए कहता है, देखो तुम्हारा नाक लाल हो गया है, रोना बंद करो। ध्रुवी सुधांशु की बात सुनकर अपने आंसुओं को साफ करते हुए उसकी तरफ देख कर बोली, मुझे उनकी शक्ल दोबारा नहीं देखनी। सुधांशु ध्रुवी की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, हम एक बार वहाँ चलेंगे, उसके बाद तुम्हें कभी उनकी शक्ल देखने की जरूरत नहीं। जिसे सुनकर ध्रुवी थोड़ी कंफ्यूज होते बोले, कहाँ जाएंगे हम? सुधांशु ध्रुवी की बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए, दिल्ली। सुधांशु की बात सुनकर ध्रुवी हैरान होते हुए, ये तुम क्या कह रहे हो? मुंबई छोड़कर हम दिल्ली क्यों जाएंगे? सुधांशु ध्रुवी की बात पर उसके गाल पर हाथ रखते हुए माँ कह रहे थे कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पापा के साथ बाहर बिता दी, अब ऑफिशियली अपने ससुराल जाना चाहती है, इसलिए मेरे यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर अपने ऑफिशियली घर ले चलूँगा। सुधांशु के बात सुनकर ध्रुवी अपना सिर हिला देती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, दीदी से बात किया तुमने? किस बारे में? सुधांशु ने आंखें चढ़ाते हुए पूछा, जिसके जवाब में ध्रुवी उसे घूर कर बोली, अभी जो बारे में मुझसे बात की, दिल्ली जाने के बारे में। सुधांशु ध्रुवी की बात पर कुछ पल चुप रह बोले, ये तो मेरे ठीक होने के बाद ही पता चलेगा कि हम सच में जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि वहाँ पर मेरा बिजनेस अपने संतृप्ति की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है, इसलिए कंफर्म नहीं हो सकता। सुधांशु की बात सुनकर ध्रुवी अपना सिर हिलाते हुए बोली, तुमने बिल्कुल सही कहा, और वैसे भी इस जगह ने कुछ खास दिया नहीं है, बल्कि हमारे खास लोगों को छीन लिया है। सुधांशु ध्रुवी की बात सुनकर अपना सिर हिला देता है। तभी वहाँ पर रुद्र और फलक आ जाते हैं। रुद्र और फलक सुधांशु से मिलने आए थे। उन दोनों को देखकर सुधांशु हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, आप दोनों लव बर्ड्स की जोड़ी कहाँ जा रही हैं? सुधांशु के सवाल पर रुद्र फलक की तरफ इशारा करते हुए, तुम्हारी बहन ने कहा कि उसे भाई से मिलना है, तो मेरा मन किया कि मैं भी अपने साले से मिल लूँ। जिसे सुनकर सुधांशु अपना सिर हिलाते हुए बोला, काफ़ी देरी से मन किया आपका। सुधांशु की बात पर रुद्र उसे एक नज़र घूरने के बाद फलक की तरफ देखते हुए बोला, अरे सैंपल निकाल कर दो उसे। रुद्र की बात पर ध्रुवी उसकी तरफ देखते हुए बोली, किस चीज़ का सैंपल? फलक अपने बैग से एक कार्ड निकाल कर ध्रुवी के सामने रखते हुए बोली, हम दोनों की शादी के कार्ड का सैंपल। जिसे सुनकर ध्रुवी एक नज़र कार्ड को अच्छे से पढ़ने के बाद मुस्कुराते हुए उसकी तरफ कार्ड बढ़ाकर बोली, बहुत खूबसूरत है। ये सुनकर फलक ध्रुवी की तरफ देखते हुए बोली, सैंपल है, अभी कार्ड छप नहीं रहा है। हाँ, लेकिन ये जो डिज़ाइन बनाया है ना, मैं बिल्कुल ऐसा ही बनवाऊंगी। सुधांशु फलक की बात सुनकर बोला, अरे अब मुझे भी दिखा दो। ये सुनकर फलक कार्ड सुधांशु की तरफ बढ़ाते हुए बोली, देख लो।
सुधांशु फलक के हाथ से कार्ड लेकर अच्छे से देखने के बाद ध्रुवी की तरफ देखते हुए बोला, चलो एक बार और शादी करते हैं। रुद्र सुधांशु के बात सुनकर बोला, 7 फेरे मतलब 7 जन्म के लिए परमानेंट। हम लोग दोबारा शादी करेंगे तो 14 फेरे हो जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं जन्म के लिए इसे अपने पास रख लूंगा। सुधांशु ने रुद्र की बात पर कहा। यह सुनकर फलक रुद्र की तरफ देखते हुए बोली, वैसे 7 दिनों में तुम्हारे साथ रहूंगी तो क्या तुम खुश नहीं रहोगे? फलक की बात पर रुद्र उसकी तरफ देखते हुए, मैंने कब कहा? और सबसे जरूरी बात, अगर नहीं चाहिए होती तो शादी थोड़ी न करता। फलक रुद्र की बात सुनकर उसे घूरते हुए, अगर तुम नहीं चाहते ना तो तुम्हारे आत्मा को भी मुझसे शादी करना पड़ता, क्योंकि मुझे प्यार हो गया है तुमसे। सुधांशु उन दोनों की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराकर बोला, वैसे चार्ली और लीजा का क्या हुआ? सुधांशु के सवाल पर रुद्र उसकी तरफ देखते हुए बोला, वो दोनों तो स्विट्जरलैंड गए हैं। जिसे सुनकर सुधांशु हैरान होते हुए बोला, शादी से पहले हनीमून? रुद्रा सुधांशु के सवाल पर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, चार्ली अपने फादर से परमिशन लेने गया है। ध्रुवी रुद्र की बात पर थोड़ी कंफ्यूज होते हुए बोली, चार्ली इंडिया में, उसके फादर स्विट्जरलैंड में, माजरा क्या है? चार्ली की मॉम मनाली से थी और उसके फादर स्विट्जरलैंड से थे और अपना बिजनेस नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए